हेलो दोस्तों, मैं मयूर स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान पाठशाला पर। जैसा कि हम अपने राष्ट्रपति पर बात कर रहे थे, जिसके तहत हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग नहीं लेता। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में किस प्रकार निर्वाचन किया जाता है, किस प्रकार राष्ट्रपति को चुना जाता है और किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में दो प्रक्रिया पर बात की थी। एक थी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हमने इस प्रणाली पर बात की थी हमने पिछली कक्षा में। आज हम देखेंगे कि इस प्रणाली में क्या होता है और राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है, किस प्रकार कोटा प्राप्त किया जाता है। जैसा कि पिछली वीडियो में एक डाउट था कि किस प्रकार सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है, उसका सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि सांसद का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए, हमने देखा था कि एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं, जिसके तहत हमें जनसंख्या होना पता होना चाहिए। क्या कि राज्य की जनसंख्या बटे में विधानसभा की कुल सीटें, उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटें मल्टीप्लाई बाय 1/1000। ठीक है, इससे हमारी एक विधायक का मत मूल्य निकलता है। फिर एक विधायक के मत मूल्य को उस क्षेत्र की विधानसभा की सीटों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब हमें उस राज्य के विधायकों के मत मूल्य मिलता है। फिर सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य को जोड़कर एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए एक सांसद का मत मूल्य हम कैसे निकालते हैं? सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अपॉन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित मनोनीत नहीं, मतलब 233 प्लस 443। ठीक है, क्योंकि 543, क्योंकि लोकसभा में 545 होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा में 245 होते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। इस प्रकार हम एक सांसद का निकालेंगे, फिर एक सांसद के मत मूल्य को जो भी निकला फिर टोटल सांसद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हमारा एक कोटा मिलेगा और हमें एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं 50+1/2। ये जब कोटा मिलता है हमें, तब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, ये हमने पिछले कक्षा में अच्छे से पढ़ चुका है। यदि आपने नहीं देखा पहला वीडियो तो आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझा के दिया था। आज हम देखेंगे, जैसे हमने कोटा भी देखा था, सांसद का मत मूल्य देखा, विधायक का मत मूल्य देखा था, आज हम देखेंगे इलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार होती है, इलेक्शन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है ना, तो समझे इस चीज को। आज सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, यह प्रोसीजर होती है
और इस प्रोसीजर के थ्रू राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब ये प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार होती है, ये आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक, हमें हमारे जितने भी कैंडिडेट होते हैं, विधायक का मत मूल्य निकल गया, मत मूल्य का यूज बाद में करेंगे। पूरे राज्य के विधायक, पूरे सांसद को एक बार एक ही वोट करने का अधिकार मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति में एक बार, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक बार में सिर्फ एक ही बार वोट कर सकता है वो। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है। ठीक है, ए कैंडिडेट है, ये बी है, ए सी है, ए डी है। 4 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। यहां लिख लो उम्मीदवार। समझ लेना, प्रोसीजर को समझ लेना मैं किस प्रकार कर रहा हूं। ठीक है ना, यहां कर लीजिए उम्मीदवार। ठीक है, अब क्या करना होता है, इसमें एक व्यक्ति एक वोट देगा। हमारा जो बैलेट पेपर जो होता है, मत पत्र, बैलेट पेपर, ठीक है, मत पत्र, उसमें यहां उम्मीदवार का नाम लिखा रहता है, देखा होगा आपने। ठीक है, और यहां उसका चुनाव चिन्ह लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? चुनाव चिन्ह। ठीक है, मान लीजिए इसका चुनाव चिन्ह 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। अब एक विधायक गया या एक सांसद गया, सबको एक एक बार वोटिंग करने का अधिकार है। ठीक है ना, एक विधायक गया, अब क्या करेगा वो विधायक? अपनी पसंद से वरीयता के आधार पर, किसके? वरीयता के आधार पर। अब वरीयता के आधार पर का मतलब क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, अब विधायक गया, अब 4 कैंडिडेट है उनके पास, वो क्या करेगा? उसको लग रहा है कि मुझे बी को पहली बार वोटिंग करूंगा, मतलब नंबर 1 पर रखूंगा, तो उसने बी को नंबर 1 पर रख दिया। ठीक है, उसको लग रहा है कि डी को सेकंड वरीयता दूंगा मैं, सेकंड दे दी। सी को तीसरी दे दी उसने। ठीक है, ए को तीसरी दे दी और सी को चौथी वरीयता दे दी। ऐसे सभी विधायक और सभी सांसद इस प्रकार की वरीयता देंगे, जिसको जो देना है वो देंगे। ठीक है ना, अब इनको वरीयता के अनुसार वोटिंग मिली। वोटिंग मिलने के बाद जब काउंटिंग होती है, तो किसी को 50+1/2 का अगर कोटा मिल जाए तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। 50+1/2 का कोटा मिल जाए। ठीक है, मान लेते हैं, यह समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। मान लेते हैं कि टोटल जो वोट है, ठीक है, वह 100 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए इनको 51 मिल गए। ठीक है, इनको 40 मिल गए। ठीक, इनको 7 मिल गए, इनको 2 मिल गए। अब इसका कोटा कैसा होगा कि 100 है ये। ठीक, 50+1 चाहिए उनको। ठीक है, मतलब +1 चाहिए, तो 50+1 बराबर 51। तो ये एक को 51 मिल गए, मतलब एक कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन अब मान लीजिए, लेकिन थोड़ा सा समझना, ठीक है, ध्यान से। ठीक, मान लीजिए कि टोटल वोट जो है वो 100 है, इनको मिले 40, इनको मिले 30, इनको मिले 20 और इनको मिले 10। ठीक है, कोटा क्या था इसका? 100/2 + 1, मतलब 51 चाहिए। इनको कोटा मिला नहीं, इनको मिला नहीं, इनको मिला नहीं, मतलब किसी को कोटा नहीं मिला, कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीता। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जिसको कम मिले है ना, उसको निकाल लेंगे, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, निरस्त कर देंगे, हटा देंगे उसको चुनाव से, निरस्त कर देंगे उसकी वोटिंग काउंटिंग से, वोटिंग काउंटिंग से उसको निरस्त कर देंगे। और इसकी जो
द्वितीय वरीयता जो है, मतलब जिसने सेकंड प्रेफरेंस दी होंगी अपने वाली सेकंड प्रेफरेंस, द्वितीय वरीयता सेकंड जो प्रेफरेंस दी होंगी, ठीक है, जिसको सेकंड प्रेफरेंस दी इसने, ठीक है, उनको वोटिंग वो बांट देंगे। जैसे समझ लीजिए डी ने 4 सेकंड प्रेफरेंस ए को दी थी, या 4 दी थी ए को, ठीक है, 6 दी थी बी को, और 7 दी थी सी को, मान लेते हैं, ठीक है। फिर भी कोटा पूरा नहीं हुआ, फिर भी कोटा पूरा नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अब सी को हटा देंगे यहां से, ठीक है। यहां सी के 20 + 7 27 हुए थे, ठीक है। अब इसका सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड वरीयता इसकी वाली, ठीक है। मान लीजिए सेकंड प्रेफरेंस में सी ने दिए थे ए को 7 वोटिंग, और इसने दिए थे 6। अब करके देखिए, यहाँ ए के हो गए 51, जीत चुके चुनाव, समझे। मतलब यदि कोटा प्राप्त न हो, यदि किसी कंडीशन में कोटा प्राप्त न हो, तो कम वरीयता वाले, कम रेफरेंस वाले, कम प्रेफरेंस वाले व्यक्ति के मतों को हटा दिया जाता है, उसकी सेकंड प्रेफरेंस को आपस में बांट दिया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि कोटा किसको प्राप्त हुआ। यह प्रोसेस तब तक दोहराई जाएगी जब तक निर्वाचित कोटा प्राप्त न हो, 50+1 का कोटा प्राप्त न हो, ठीक है। तो ये थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समझ में आई आपको, ठीक है। प्रश्न यह आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। मैंने पहले भी कहा था कि यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट चुनाव वह चुनाव होता है जिसमें जनता सीधे वोटिंग करती है। जैसे हम लोकसभा में सीधे वोटिंग करते, राज्यसभा में हम वोटिंग नहीं करते, राज्यसभा में हमारे एमएलए वोटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट चुनाव वह जिसमें जनता वोटिंग करे, समझ लीजिए मतलब को, जिसमें जनता वोटिंग करे, ठीक है। इनडायरेक्ट वो जिसमें जनता वोटिंग न करे, ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष क्यों नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन हम डायरेक्ट क्यों नहीं करते, राष्ट्रपति का निर्वाचन हम डायरेक्ट क्यों नहीं करते, यह इनडायरेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। यह आपके मेंस का प्रश्न है, ठीक है। 1 लाइन एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो प्रोसीजर होती है, इनडायरेक्टली होता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, हाँ सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई मामला आता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित कोई मामला आता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के, एक सेकंड लिख देता हूं मैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब इलेक्शन संबंधित मामले ना, या लिखो इंग्लिश में इलेक्शन, निर्वाचन संबंधित मामले मतलब मैटर्स, जो भी मैटर होते हैं ना, मैटर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में देखे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न यह होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित मामले सीधे कहाँ देखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट में नहीं। जबकि एमएलए और सांसद के मामले हाईकोर्ट में देखे जाते हैं सबसे पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन का मामला सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही देखा जाएगा। यह प्रश्न पूछ चुके हैं बार बार, ठीक है। तो हम देखते हैं आज अब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट क्यों नहीं करते, इनडायरेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम 2-3 चीजें समझेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम आलोचना किसकी हम करेंगे,
आलोचना किसकी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस जो होती है ना, उसकी हम क्रिटिसिज्म करेंगे, आलोचना करेंगे। ठीक है। अब आलोचना क्या? सबसे पहले तो यह है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब कि यह सामान्य मानव की समझ से बाहर है, सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाते इस प्रक्रिया को। ठीक है। देखा आपने किस प्रकार होती है, पहला। ठीक। दूसरी आलोचना क्या है इसकी वाली? पहला ये हो गया। दूसरी यह कि यदि दो उम्मीदवार हो, सिर्फ क्या, दो उम्मीदवार हो और दोनों को 50% वोट हो मिले, उस समय आप किसके वोटों को निरस्त करोगे, किसके वोटों को निग्लेक्ट करोगे, किसके वोटों को हटाओगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि जब दो कैंडिडेट हो उस समय आप किसके वोटों को हटाओगे, जिनको सेम सेम वोटिंग हो जाए। ठीक। तीसरी इसका क्या कि इसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यह जो तकनीक होती है ना, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, राजनीतिक विज्ञान की बात करें ना, तो यह बहुसंख्यक निर्वाचन प्रणाली में आती है। ठीक है। बहुसंख्यक निर्वाचन प्रणाली, मल्टी पॉपुलेशन इलेक्शन प्रोसेस में काम आती है। ठीक है ना, बहुसंख्यक निर्वाचन प्रणाली में काम आती है, ना कि सिंगल इसमें। ठीक। तो तीन इसकी आलोचना है। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोसेस की। अब हम देखते हैं कि आलोचना कर ली, अब पक्ष में तर्क देना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके साइड में बोलना पड़ेगा, एडवांटेजेस बताए इसके वाले कि ये गलत है, अब सही क्यों भी है। ठीक है, तो सही के लिए पहला प्रश्न यह कि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ चुनाव करना कोई आम बात नहीं है। यहाँ फोर्सेस लगती है, इलेक्शन में पैसा लगता है, कैंपेन होती है। ठीक है, और इसके लिए खर्चा लगता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर यह प्रत्यक्ष करना एक थोड़ा कठिन होता है, इनडायरेक्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है। दूसरी ऐसा कि मैंने पहले भी कहा था कि राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र का पद है, नाम का पद है, क्योंकि इसके जो पूरे पावर का जो उपयोग होता है वह प्रधानमंत्री करता है। इसके पूरे पावर का उपयोग प्रधानमंत्री करता है और हम प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष कर रहे हैं क्योंकि जनता के लिए उत्तरदायित्व, संसद के प्रति उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की असली पावर का उपयोग भी प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद की सहायता से, मंत्रिमंडल की सहायता से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना जा रहा है, तो राष्ट्रपति की जरूरत नहीं चुनने के लिए। यदि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है ना, तो फिर राष्ट्रपति को भी पावर देनी पड़ेगी, हमें राष्ट्रपति को पावर देनी पड़ेगी कुछ। ठीक है, फिर जब राष्ट्रपति को पावर आएगी तो फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, दोनों के बीच विरोधाभास होगा। ठीक है, दोनों की आपसी सहमति नहीं होगी, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हम डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं। समझ में आई ये बात कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हम डायरेक्ट क्यों नहीं करते, इनडायरेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहला कारण यह कि भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा है, भारत एक बहुत बड़ा विस्तृत देश है। ठीक है ना, और यहाँ पर चुनाव करना एक जटिल प्रक्रिया है, एक खर्चीली प्रक्रिया है। दूसरा यह कि वास्तविक शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री कर रहा है, जिसे जनता द्वारा चुना जा रहा है। तो राष्ट्रपति को अगर हम डायरेक्ट चुनते हैं तो उसे भी वास्तविक शक्ति देना पड़ेगा, उससे भी वास्तविक शक्तियाँ देना पड़ेगी, जिससे दोनों के बीच में विरोधाभास हो सकता है, एक जो स्वस्थ एक लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब ये होगा मेंस का टॉपिक। अब हम कुछ चीजें नोट करते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक, पहला यह कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, अब जब हम कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं राष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार खड़ा करते हैं ना, ठीक है, तब क्या होना चाहिए? 50 प्रस्तावक ये पूछते हैं। ठीक है, और 50 अनुमोदक। अब ये क्या होता है, समझ लीजिए कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा करना है, तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं 543,
ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि 2 नहीं लेना है, हमें मनोनीत नहीं लेना है। निर्वाचन प्रक्रिया में 2 नहीं लेते, जबकि हटाने में 2 भाग लेते, बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो निर्वाचन प्रक्रिया में 2 भाग नहीं लेते। तो सबसे पहली बात यह कि जो 543 सांसद है, ठीक है, 543 सांसद में से 50 सांसद को प्रस्ताव लाना पड़ेगा और 50 को उस पर सिग्नेचर करनी पड़ेगी कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में मानते हैं, हमारा उम्मीदवार यही होगा। ठीक। अब दूसरी बात ऐसा कि जनरल के लिए और ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक, इसके लिए 15,000 की जमानत राशि और इसके लिए 10,000 की जमानत राशि जमा करना पड़ता है। ठीक है, यह जमानत राशि इतना पैसा जमा करना पड़ता है। राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ने जाते हैं ना, अपना जो नामांकन भरते हैं, उस समय अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 15,000 और ओबीसी एसटी कैटेगरी से हो तो 10,000 भरना पड़ता है। ठीक, सॉरी यहाँ 5,000 है, सॉरी यहाँ 5,000, यहाँ 15 है, यहाँ 5,000 है। ठीक, अब यदि उस उम्मीदवार को टोटल वोट के 1/6 भाग हिस्सा या पार्ट अगर वोट नहीं मिले ना, नहीं मिलते, तो उसकी जमानत जो जब्त हो जाएगी, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी होती है, यह अपने पद पर कब तक बना रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पद की अवधि कब तक होती है, यह अपने पद पर कब तक बना होता है। तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति, आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, मैं जो जो बोल रहा हूं आप उसे अच्छे से नोट डाउन करिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पद अवधि, इसका जो उल्लेख है ना, यह संविधान के आर्टिकल 56 में किया गया है, ध्यान देना। ठीक है ना, पद की अवधि अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में किया गया कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से, पहला सुन लीजिए, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रहता है। ठीक, अपने पद ग्रहण करने पर 5 वर्ष तक बना रहता है। ठीक है, आज एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ और उसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, कि लघु संविधान किसे कहते हैं। ठीक, और मेरे द्वारा पढ़ाई गई पॉलिटिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे थे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, आश्रू ने रिव्यू बताया, ठीक है, जिसमें से डायरेक्ट लिखे थे। तो इसे लघु संविधान को 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, छोड़िए ये चीजें। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, या वह उपराष्ट्रपति को, क्या प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन किसे देता है, तो अपना रेजिग्नेशन देता सबसे पहले वो उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। किसको देता है? ठीक, मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं ध्यान पूर्वक सुनिए, यहां से क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा 5 वर्ष से पूर्व अपने स्वैच्छिक खुद के सिग्नेचर से उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, पहला। दूसरा, यदि उसकी 5 वर्ष की पूर्व मृत्यु हो जाती है तब वह पद खाली माना जाएगा। तीसरा कब होगा कि यदि निर्वाचन जो है, जो चुनाव हुआ था वह चुनाव अवैध, मतलब गलत ठहराया जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है। चौथा कब होता है कि उस पर, देखो यहां प्रश्न आता है, उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगे, इम्पीचमेंट बोलते इसको, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया इम्पीचमेंट कहते हैं उसे। तो प्रश्न आ सकता है कि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है, क्या बोल रहा हूं, उल्लेख। तो उल्लेख किया है आर्टिकल 56 में और प्रक्रिया का वर्णन किया है आर्टिकल 61 में। ध्यान देना,
उल्लेख किया है आर्टिकल अनुच्छेद 56 में और वर्णन किया है 61 में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और प्रश्न बन सकता है कि जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, यदि उपराष्ट्रपति नहीं है उस समय किसे देगा? यदि उपराष्ट्रपति नहीं है उस समय किसे देगा? तब वह लोकसभा अध्यक्ष को देता है, तब लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यह चीज ध्यान रखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि राष्ट्रपति पद पर ना हो, ठीक है, तो वह अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति अपना पद तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। तो क्या होता है, जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए इसके पहले प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है, और ये रामनाथ जी कोविंद। मान लीजिए इनका 1 जुलाई को टर्म खत्म हो रहा था, ठीक है, तब इनका चुनाव 1 महीने पहले ही हो जाता है। जैसे इनका टर्म खत्म होगा ये अपना पद ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? ठीक, हाँ, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, ठीक है। हाँ, महाभियोग प्रक्रिया, उसकी इम्पीचमेंट प्रोसेस हम कल के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये पूरा लेक्चर ही उसमें बनाऊंगा मैं, ठीक है। हम देखते हैं शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति को ओथ कौन देता है? शपथ ग्रहण, ओथ, ठीक है। राष्ट्रपति को ओथ कौन देता है? ठीक है, शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण का जो उल्लेख है ना, वह आर्टिकल 60 में किया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन देगा? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जज, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन सा? ऐसा नहीं, मुख्य न्यायाधीश, मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है फिलहाल? शरद बोबड़े जी, ठीक है। हमारे CJI कौन है? शरद बोबड़े जी है, ठीक। अभी नेक्स्ट रमन्ना हो गए, ठीक। तो राष्ट्रपति को शपथ देते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक। इतना समझ में आया आपको? अब देख लीजिए कि समझ लीजिए, राष्ट्रपति इनका 5 साल का कार्यकाल है, ठीक। 5 साल का कार्यकाल है और इनके 3 साल में अचानक मृत्यु होती है, ठीक है। तब क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। कितने दिन के लिए? सिर्फ 6 महीने के लिए। और 6 महीने के अंदर हमें राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन यह सरपंच की तरह नहीं कि बच्चे हुए इसके 2 साल कार्य करेगा, नहीं, यह अपने 5 साल करेंगे। बच्चे हुआ कार्यकाल नहीं, खुद के 5 साल, यहां से फिर 5 साल इनके अलग चलेंगे, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह का रहता है, ठीक है। इतना समझ में आया? कल हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस करते हैं, हम किस प्रकार करते हैं, उसका उल्लेख करेंगे। आज का वीडियो कैसे लगा, ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताइए। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।